हेलो एवरीवन। आज के इस फ्राइडे मार्केट आउटलुक में हम लोग बात करेंगे मार्केट के बारे में, निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, स्टॉक के बारे में, सेक्टर के बारे में। आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा, कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा। और उससे पहले जो मैंने पिछले फ्राइडे आउटलुक में जो मैंने बताया था, तो उसके ऊपर एक नजर डालते हैं कि इस हफ्ते मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। जैसे पिछले हफ्ते ही मैंने बोला था कि निफ्टी में जो है वो 18,100 का रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर इस हफ्ते अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियरली सेम लेवल पे उसने रेजिस्टेंस यहाँ पे टेस्ट किया है और फिर वापस से इस हफ्ते हमें गिरावट हमें देखने को मिली है। 18,100 का जो क्लियर कट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है और वो रिएक्ट भी कर रहा है उस हिसाब से मार्केट। और आज का जो क्लोजिंग है निफ्टी का वो है 17,530 के करीबन। जब तक निफ्टी 18,100 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक ऑल टाइम हाई आना मुश्किल है और वो मोमेंटम आना मुश्किल है। देख लेते हैं कि पहले जो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस था वो था 40,100 का, और जैसे ही वो क्रॉस होने के बाद मैंने बोला था कि उसके बाद उसको ऑल टाइम हाई छोड़ के और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 40,100 का रेजिस्टेंस जब क्रॉस किया था तब मैंने बताया था कि अब बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई छोड़ के और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और वो जो रेजिस्टेंस है वो है 41,800 का। ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है वो भी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने उस हिसाब से उसने रिएक्ट किया है, वही उसने रेजिस्टेंस को टेस्ट करके वापस से आज 40,800 के करीबन, मतलब 1,000 रुपए करीबन नीचे आ गया है। अभी आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक के लिए हमें क्या देखना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या लगता है। तो पहले हम लोग वीकली चार्ट से शुरू करते हैं, और वीकली चार्ट अगर निफ्टी का देखेंगे तो आरएसआई जो है वापस से 60 क्रॉस करने के बाद वापस से बिलो 60 आ चुका है। ये क्लियर है कि निफ्टी जो है वो क्लियरली 60 के ऊपर कंटिन्यूअसली 2 वीक भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में हमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, बहुत बड़ी मंदी आ जाएगी, फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो काफी काफी खराब है। उसके चलते यहाँ पे हो सकता है कि एक रिएक्शन आ जाए। देख लेते हैं कि 17,200 17,000 के करीबन का अगर यहाँ पे सपोर्ट अगर हमें मिलता है तो वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अगर डेली ग्राफ अगर निफ्टी का हम लोग देखेंगे तो डेली ग्राफ की अगर आरएसआई देखेंगे तो बिलो 50 आ गई है, मतलब 60 तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो 50 भी अभी ब्रेक ऑलरेडी हो गया है। 20 पीरियड जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे आज का क्लोजिंग दिया है, तो आज का जो क्लोजिंग दिया है वो बहुत ही खराब मान सकते हैं, जो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। निफ्टी में ऐसा लगता है कि ब्रॉडर पिक्चर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा और भी हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा, थोड़ा और भी यहाँ पे पुल बैक देखने को मिलेगा, और हो सकती है कि थोड़ा और हमें गिरावट देखने को मिले। हम लोग बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में जो वीकली चार्ट है, बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, क्योंकि आरएसआई जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे 60 के अबाउ सस्टेन हो रहा है। ऑल टाइम हाई भी इस हफ्ते हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। ऑल टाइम हाई मतलब सिर्फ 10 पॉइंट से ऑल टाइम हाई हुआ है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें, लेकिन वो ऑल टाइम हाई उसने टच किया है इस हफ्ते, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। जैसे हम लोग पिछले एक महीने से मैं बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और आगे भी करेगा। इस हफ्ते भी बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, बैंकिंग स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी में दिक्कत नहीं लग रही है, कंपेयर टू निफ्टी काफी स्ट्रांग लग रही है। हो सकता है यहाँ पे से अभी इमीडिएट जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी को वो है 39,800 और 40,000 के करीबन का, यहाँ पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट है। वहां पे अगर मार्केट आता है तो वहां पे बैंकिंग स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी में और अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज निकल के आ जाएगी। अब हम बात कर ले कि हमारी जो होल्डिंग्स जो है वो कहाँ पे हमने एग्जिट किया है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, और कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसको हम अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं।
क्योंकि आज सुबह ही मैंने ट्विटर के ऊपर अपडेट दे दिया था कि बहुत सारे स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट बुक भी किया है और नए स्टॉक्स में हमने कुछ कुछ एंट्री भी दी है। जो मैं आज आपको न्यू स्टॉक्स जो है वो 3 स्टॉक ऐसे है जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ। सो पहले देख लेते हैं कि हमारी जो होल्डिंग थी तो उसमें हमने क्या क्या बदलाव किया है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है। सो पहले जो बिरला सॉफ्ट था जो हम बाय करके चल रहे थे, तो इस हफ्ते हमने 20 से 22 रुपए की यहाँ पे 2 दिन में यहाँ पे तेजी देखी थी और उसके बाद में नीचे आया था। तो बिरला सॉफ्ट में हमने प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद में एक्सिस बैंक जो हम लोग 777 रुपए से बाय करके चल रहे थे और 810 का हमारा टारगेट था, जो यहाँ पे हमारा टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो गया और वहां पे भी हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। टेक महिंद्रा जो मैंने पिछले हफ्ते ही बोला था, तो टेक महिंद्रा में पहले मंडे को ही यहाँ पे ऊपर गया था और उसके बाद में नीचे आया। तो टेक महिंद्रा में हमने हालांकि ऊपर के लेवल पे हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग एग्जिट हो चुके हैं। वैसे ही टाटा पावर में भी यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था 37 रुपीज का, सो वो यहाँ पे 37 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है और हमने हमारा लॉस बुक किया है। और वो छोड़ के डीएलएफ में हमने 404 के ऊपर हमने एंट्री लिया था और उसके बाद में 411 413 तक गया था। उसके बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट डीएलएफ में भी हमने एग्जिट कर लिया है। अब हम होल्ड क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में मैं बता देता हूं कि अभी भी हम लोग जो होल्ड कर रहे हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि बैंकिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। सो बैंकिंग को जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का आज का क्लोजिंग है 910 के करीबन। आईसीआईसीआई बैंक को हम लोग अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एसबीआई। एसबीआई का स्टॉक हमने 530 पे बाय किया हुआ है और आज का जो क्लोजिंग है वो है 562। तो उसमें भी अभी भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग तो स्ट्रांग है ही है, लेकिन उसके साथ साथ पीएसयू बैंक भी उतने ही स्ट्रांग है। सो एसबीआई को भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। और एक स्टॉक है जो है आईटीसी। सो आईटीसी जो है उसका जो आज का क्लोजिंग है वो 331 के करीबन का है और उसको भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर जो है वो काफी स्ट्रांग लग रहा है। अभी भी उसके जो चार्ट्स है वो काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। और उसके बाद में जो स्टॉक है वो है मारुति। मारुति को हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। 8,950 पे हमने लिया था और आज का क्लोजिंग है 9200 के करीबन, तो उसको भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। अभी भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है। आज की जो मार्केट में गिरावट है, आज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस रफ्तार से जो गिरे हैं, वो हिसाब से मारुति में कुछ भी यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं दिखी है और स्टॉक जो है वो अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। उसका जो टारगेट लग रहा है, हो सकता है कि आने वाले महीनों में ये ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे क्रॉस कर सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई है उसका 10,000 के करीबन का। तो लगता है मेरे को कि यहाँ से 10,000 का लेवल भी यहाँ पे क्रॉस होने में यहाँ पे आसानी होगी, क्योंकि वीकली जो अगर आप देखेंगे ये मारुति के चार्ट को, तो वीकली आरएसआई काफी स्ट्रांग है। डेली आरएसआई देखेंगे तो वो भी 60 के ऊपर सस्टेन है। हालांकि गिरावट, ओवरऑल मार्केट में गिरावट आने के बावजूद भी आरएसआई यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और पिछला जो रेजिस्टेंस जो था 9200 का, उसके आसपास का यहाँ पे क्लोजिंग भी दिया है। तो मारुति को भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। सो सेक्टर जो वीक लग रहा है सबसे वो है आईटी सेक्टर। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इसीलिए हमने बिरला सॉफ्ट और टेक महिंद्रा में हमने एग्जिट कर लिया है, क्योंकि अगर आईटी सेक्टर अगर देखेंगे तो वापस से यहाँ पे जो पीछे जो लो बना था, हो सकता है कि ये लो भी ब्रेक कर ले और हो सकता है कि अभी आईटी इंडेक्स जो है उसका लेवल है 26,700 का, तो हो सकता है कि ये कहीं भी 25,000 के आसपास ये लेवल यहाँ पे हमें नए लेवल्स देखने को मिले। टीसीएस का अगर चार्ट देखेंगे तो वो भी वीक है। जितने भी आईटी स्टॉक्स है सारे वीक हो रहे हैं। टीसीएस का चार्ट भी है कि जो जुलाई मंथ में जो लो बनाए थे सारे आईटी स्टॉक्स में, वो लो भी यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। चाहे आप इन्फोसिस को ले लो तो इन्फोसिस का स्टॉक भी यहाँ पे सेम है और ऑलमोस्ट यहाँ पे लो बना नहीं है, लेकिन बन जाएगा। काफी 1377 का आज का लेवल है और जुलाई का लो है 1365 के करीबन।
तो यहाँ पे भी लो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आईटी से हमें अवॉइड करना है बाइंग के लिए, दूर रहना है। और उसके बाद में जो वीक सेक्टर जो लग रहा है वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर से भी हमें दूर रहना है। सेक्टर जो स्ट्रांग लग रहे हैं वो है ऑटो सेक्टर स्ट्रांग लग रहे हैं, एफएमसीजी सेक्टर स्ट्रांग लग रहा है, और बैंक में पीएसयू बैंक भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। सो बैंकिंग, ऑटो और एफएमसीजी ये तीनों सेक्टर्स मेरे को स्ट्रांग लग रहे हैं। सो अब देख लेता हूं कि जो तीन जो नए जो स्टॉक है, जो बाइंग रिकमेंडेशंस जो है वो मैं आपको देने वाला हूं। सो उसके पहले कि आपके जो भी क्वेश्चंस हो, किसी को स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अगर किसी को व्यू चाहिए, तो आपके क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो ये एनालिसिस के बाद आपके स्टॉक्स जो है उसको मैं एड्रेस कर लूंगा। और एक उसके बाद में हम लोग जैसे हर हफ्ते जो कॉन्टेस्ट जो रन करते हैं, कि जहां पे मैं 2 क्वेश्चन आपको पूछता हूं और उसके आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखने रहते हैं, तो वो कॉन्टेस्ट भी हम लोग लेने वाले हैं। तो सेशन जो है वो बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है। और जो नए 3 स्टॉक्स मैं आपको देने वाला हूं, उसमें से फर्स्ट जो है वो है इंडसइंड बैंक। क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्विटर के ऊपर भी यहाँ पे पोस्ट आज किया हुआ है इंडसइंड बैंक का। सो यहाँ पे अगर वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो इंडसइंड बैंक में वीकली चार्ट आरएसआई जो है फुल सपोर्ट कर रहा है। प्रीवियस जो उसका रेजिस्टेंस लेवल है 1250 का, इंडसइंड बैंक का रेजिस्टेंस लेवल है 1250 का। और अगर 1250 के ऊपर का अगर क्लोजिंग आता है तो हम लोग बाय करेंगे विद द टारगेट ऑफ 1500। सो इंडसइंड बैंक का फर्स्ट स्टॉक है जो बाय रिकमेंडेशंस है। सेकंड जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। सो यहाँ पे जो है वो वीकली चार्ट भी यहाँ पे अभी आरएसआई जो है वो 60 को क्रॉस हो चुका है। प्राइस जो है वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर का क्लोजिंग और आज का वॉल्यूम भी यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम इस हफ्ते हमें देखने को मिला है। तो डेफिनेटली लगता है कि पावर ग्रिड में अभी मोमेंटम बनेगा। डेली चार्ट अगर देखेंगे तो डेली चार्ट भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। अगर एडीएक्स देखेंगे तो एडीएक्स भी यहाँ पे राइजिंग, यहाँ पे यू टर्न मार दिया है ऑलरेडी एडीएक्स ने। सो डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम हमारा पावर ग्रिड में आएगा, क्योंकि एनटीपीसी ऑलरेडी स्ट्रांग है। पावर सेक्टर्स में जितने भी स्टॉक्स है उसमें कई कई स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए हमने पावर ग्रिड को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। थर्ड जो स्टॉक है वो है डेल्टा कॉर्पोरेशन। एक्चुअली डेल्टा कॉर्पोरेशन पिछले हफ्ते ही हमें लेना था 200 के 200 205 10 के करीबन, लेकिन वो बैन में चल रहा था, एफ एंड ओ बैन में था करके मैंने रिकमेंडेशंस आपको नहीं दिया। लेकिन अब जो बैन में जो है वो अभी नहीं है, बैन से बाहर निकल गया है। सो डेल्टा कॉर्पोरेशन में हमें एंट्री करना है। 225 का लेवल है, 217 18 और 220 के करीबन जहां भी मिलता है हमें उसको लेना है। और उसका जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 205 का। 205 के स्टॉप लॉस के साथ डेल्टा कॉर्पोरेशन में हमें एंट्री रखनी है, बाइंग करना है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, मोमेंटम यहाँ पे है, एडीएक्स सपोर्ट कर रहा है, आरएसआई सपोर्ट कर रहा है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर भी यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। सो डेल्टा कॉर्पोरेशन ये जो है हमारा थर्ड स्टॉक रहेगा। सो ये तीनों, और ऑलरेडी हम लोग 4 स्टॉक्स को होल्ड करके चल रहे हैं। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, मारुति और आईटीसी, ये 4 स्टॉक को हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। और 3 स्टॉक्स मैंने ऐड किया है, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड और डेल्टा कॉर्पोरेशन। सो ये टोटल अगर अगले हफ्ते अगर सब बाय हो जाता है तो टोटल हमारी जो पोजीशन रहेगी 7 स्टॉक्स में पोजीशन रहेगी। हालांकि हमारी पोजीशन 12-13 स्टॉक्स तक जाती है कभी कभी, लेकिन उतना वन साइड मार्केट अभी लग नहीं रहा है कि वन साइड मार्केट जाएगा। जब 18,100 का लेवल जब निफ्टी क्रॉस होगा तो हम 100% एलोकेशन के साथ बाइंग मोड में आ जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है करके हम लोग 60-70%, 30% हम लोग लिक्विड कैश में है, 60-70% हम लोग पोजीशन में है। लेकिन हालांकि अभी भी हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढ रहे हैं। शॉर्टिंग अगर करना है तो आप लोग मेटल में कर सकते हो, आईटी में कर सकते हो, फार्मा में कर सकते हो। तो ये 3 सेक्टर ऑलरेडी अगर शॉर्टिंग किसी को करना है, कोई एफ एंड ओ ट्रेडर है और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, तो ये
3 सेक्टर में आप लोग शॉर्टिंग ढूंढ सकते हो, लेकिन अदरवाइज एफएमसीजी है या ऑटो सेक्टर है या बैंकिंग है, उसमें कभी भी शॉर्ट मत करना। स्टॉक जो है, इंडेक्स जो है काफी स्ट्रांग लग रहा है। अगर यूएस मार्केट में अगर हल्का सा भी रिकवरी आ गया तो यहाँ तो ऑलरेडी अपना इंडियन मार्केट ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर ही रहा है। सो यहाँ से वहां की रिकवरी अगर 2% आती है तो यहाँ 4% की रिकवरी आने में टाइम नहीं लगेगा। सो देख लेते हैं आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उसके बाद में कॉन्टेस्ट पे आएंगे हम लोग। सो क्वेश्चन जो है वो है कुमार सर का, कैनरा बैंक और अदानी विल्मर। सो देख लेते हैं कैनरा बैंक क्या लगता है, क्योंकि पीएसयू बैंक जो है वो काफी स्ट्रांग लग रहा है और पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा भी स्ट्रांग लग रहा है और कैनरा बैंक भी स्ट्रांग लग रहा है और एसबीआई भी स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि एसबीआई जो है वो हेवी वेट है। जब मार्केट बढ़ेगा तो एसबीआई उतना बढ़ेगा भी नहीं और जब गिरेगा तो उतना गिरेगा भी नहीं। तो अगर आपको सेफ बेट खेलना है, सेफ प्लेयर हो आप, तो आप एसबीआई में कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा अगर रिस्की प्लेयर हो या आपको थोड़ा सा और रिस्क लेना है तो आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक में कर सकते हो। सो स्टॉक जो है, ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि यहाँ पे आज का जो डीप जो आया है, आज की जो नेगेटिविटी जो हमें देखने को मिला है, उसके बाद भी ये स्टॉक जो है वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। पिछला जो रजिस्टेंस था वो भी उसने इस हफ्ते का क्रॉस किया है और उसके बाद में नीचे आया है। तो डेफिनेटली कैनरा बैंक में होल्ड करिए। मेरे को वीकनेस यहाँ पे बहुत या बेरिश मोड यहाँ पे नहीं लग रहा है। और नेक्स्ट जो स्टॉक था आपका वो था अदानी विल्मर। सो अभी माहौल तो ऐसा है कि अदानी के कोई स्टॉक्स में आप शॉर्ट तो देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अदानी के सारे स्टॉक्स शूट मतलब रॉकेट की तरह सारे जा रहे हैं। अदानी विल्मर जो है उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन हालांकि अगर 750 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो उसमें मोमेंटम बनेगा, तब तक होल्ड करिए। जब 750 का लेवल अगर क्रॉस होगा तो ही आप बाय करिए, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई जो है वो अबाउ 60 बिलो 60 यहाँ पे कंटिन्यूअसली खेल रहा है। तो उसको आरएसआई को जो है वो 60 के अबाउ सस्टेन होने दो, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो मोमेंटम भी बनेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बीरेन भाई का क्वेश्चन है, टेक महिंद्रा में बाय कर सकते हैं क्या? नहीं सर, टेक महिंद्रा में बाय मत करिए। आईटी सेक्टर जो है वो काफी वीक हो चुका है। अगर आप नेस्डेक का अगर चार्ट देखेंगे, क्योंकि हमारा इंडियन जो आईटी सेक्टर जो है वो यूएस में नेस्डेक को फॉलो करता है। अगर नेस्डेक का चार्ट में यहाँ पे दिखा दूं आपको, सो नेस्डेक का चार्ट जो है वो काफी वीक लग रहा है। यहाँ पे काफी वीक लग रहा है। हो सकता है कि आज फ्राइडे है, हो सकता है वहां पे सेल ऑफ हमें देखने को मिले, मंडे को यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है। आगे क्या होगा पता नहीं है, लेकिन चार्ट जो है वो काफी वीक लग रहा है। तो आईटी सेक्टर से अभी दूर रहिए, जैसे मैंने बताया आपको। सो मोनीश भाई का क्वेश्चन है, टाटा पावर में होल्ड करे। सो टाटा पावर में हमने ऑलरेडी एग्जिट कर दिया है, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं। अगर लॉस भी होता है तो लॉस भी बुक करना है। टेक्निकल एनालिसिस का ये बेसिक रूल है कि आपको लॉस में खड़े नहीं रहना है। सो टाटा पावर में हमने एग्जिट कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग एग्जिट कर सकते हो। सो रोकी जी का क्वेश्चन है कि एनी शॉर्ट रिकमेंडेशंस। तो जनरली मैं यहाँ पे शॉर्ट रिकमेंडेशंस नहीं देता हूं, लेकिन आपने पूछा है तो मैं यहाँ पे एक बता देता हूं कि अगर आपको शॉर्ट भी करना है तो पहले मैं निफ्टी मेटल का चार्ट आपको बता देता हूं कि निफ्टी मेटल में जो है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिकवरी जो है मेटल सेक्टर में काफी अच्छी हुई है। आरएसआई जो है वो कंटिन्यूअसली 60 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। सो इंडेक्स का चार्ट जो है वो उसकी आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। और जिंदाल स्टील अगर देखेंगे तो यहाँ पे जिंदाल स्टील एंड पावर का चार्ट में ओपन कर लेता हूं, और उसकी आरएसआई जो है वो यहाँ पे बिलो 60 ऑलरेडी आ चुकी है। और यहाँ पे अभी मेरा यहाँ पे पेड जो सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करता हूँ इस सिग्नल का, वो अभी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी ओपन नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता आपको। अदरवाइज जिंदाल स्टील में अगर गैन बेस्ड जो स्टडी है तो गैन स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ से जो रिवर्स आना चाहिए था, हालांकि हमने जिंदाल स्टील बेचा भी है,
456 पे हमने बेचा है। हालांकि मैंने रिकमेंड मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने बेचा था यहाँ पे, क्योंकि गैन बेस्ड जो स्टडी है उसका जो लेवल है यहाँ पे 460 का। सो जिंदाल स्टील में आप लोग शॉर्ट कर सकते हो, अगर थोड़ा सा भी अगर बाउंस मिलता है, और उसका जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 460 के अबाउ का क्लोजिंग, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो जिंदाल स्टील में मेरे को लगता है कि अगर मार्केट में अगर करेक्शन आता है, मार्केट अगर नीचे आएगा, तो ये मेटल स्टॉक जो है और उसमें भी जिंदाल स्टील, ये काफी तेजी से नीचे आ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंडियन बैंक के ऊपर। सो इंडियन बैंक का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियन बैंक में ऑलरेडी हम लोग बाय में थे और हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। जो 2 हफ्ते पहले ही हमने 203 पे प्रॉफिट बुक किया था, आज 196 का लेवल है। वेट एंड वॉच करिए, इंडियन बैंक में अभी भी मोमेंटम आएगा ऐसा नहीं लग रहा है, वेट एंड वॉच करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस मार्केट का इंपैक्ट कितना इफेक्ट कर सकता है। सो अमृता मैम, ऐसा है कि यूएस मार्केट का जो इंपैक्ट है वो पहले ऐसा था, मतलब 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर डाउ जोन्स बढ़ता था तो इंडियन मार्केट भी बढ़ता था, डाउ जोन्स अगर गिरता था तो इंडियन मार्केट भी गिरता था। लेकिन आखिरी 2 महीने में, अप्रैल के बाद, हम लोग एक ऐसे फेज में अभी आ चुके हैं कि इंडियन मार्केट जो है वो इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा है और ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आप करेंसी देखेंगे तो डॉलर के अगेंस्ट में जो बाकी देशों की करेंसी जितनी वीक हुई है, उतनी करेंसी हमारी एक तो वीक हुई नहीं है। अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं यहाँ पे डाउ जोन्स का चार्ट दिखा देता हूं और आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं, तो कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है वो देखिए। तो ये है हमारे सामने ये डाउ जोन्स का चार्ट जो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, और अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो उतना नेगेटिव है नहीं, हम लोग पॉजिटिव में है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। सो इंडियन मार्केट जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, ये बात सही है। लेकिन अगर ग्लोबली अगर कुछ बड़ा इंपैक्ट होता है, बड़ी मंदी आती है, तो डेफिनेटली हमको उतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ तो इफेक्ट डेफिनेटली होगा। हो सकता है डाउ जोन्स यहां से 10% गिर जाए, हम लोग 10% नहीं गिरेंगे, लेकिन हो सकता है हम लोग 5% गिर जाए, तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट अभी भी आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग ग्लोबल से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नितिन ओसवाल सर का एस्कॉर्ट के ऊपर, हम लोग देख लेते हैं एस्कॉर्ट क्या लगता है। सो एस्कॉर्ट जो है वो बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है अभी, और उसका जो सपोर्ट है वो है 1920 का जो लेवल है। अगर ये 1900 ब्रेक करता है तो अगर आप बाइंग में है तो एग्जिट करिए, अगर नहीं है तो वेट एंड वॉच करिए। और अगर ये 1900 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, और अगर आज का हाई अगर 2030 का लेवल अगर क्रॉस होता है, तो उसमें आप बाइंग भी कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, सपोर्ट पे है, हो सकता है ये सपोर्ट ब्रेक करे और भी नीचे आ जाए। निफ्टी वीकली चार्ट में एम पैटर्न बन रहा है क्या? बिल्कुल, निफ्टी वीकली चार्ट में नहीं है, लेकिन डेली चार्ट में एम पैटर्न है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो वीकली चार्ट में नहीं है, मतलब वीकली चार्ट में आपको क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा, यहाँ पे बिल्कुल एम पैटर्न है। सो इसीलिए ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है, यहाँ पे एम पैटर्न भी बन रहा है, और यहाँ पे 18,100 का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। राहुल जी का क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या लगता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो पीछे जो मार्केट में हमने तेजी देखी या जो अपस्विंग देखा, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। आज जो है, आज का अगर आरएसआई देखेंगे तो बिलो 40 का यहाँ पे क्लोजिंग आया है, तो वो भी नेगेटिव है। प्राइस जो है बिलो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। वेट एंड वॉच करिए, शॉर्टिंग कैंडिडेट हो सकता है, बाइंग मत करिए, शॉर्टिंग कैंडिडेट हो सकता है ये। अगर बाइंग करना है तो सिंपल, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे 2670 का लॉन्ग टर्म अभी रेजिस्टेंस ये बन गया है।
जिस दिन ये 2670 निकलेगा उस दिन नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज में वेट एंड वॉच करिए। सो IMFA में क्या लगता है? सो IMFA आई गेस हमने पहले भी हमने देखा है कि जहां पे नेगेटिव, मैंने ऑलरेडी आपको 2 हफ्ते पहले भी मैंने नेगेटिव व्यू दिया था और आज भी मेरा व्यू सेम है, नेगेटिव ही लग रहा है। 255 का लेवल है, कुछ मत करिए, वेट एंड वॉच करिए, बिल्कुल भी बाय मत करिए। पिछले हफ्ते ही मैंने या 2 हफ्ते पहले मैंने बताया था कि अगर 300 का लेवल क्रॉस होता है उसके बाद में ये मोमेंटम बनेगा, तब तक कुछ नहीं है। हो सकता है कि वापस से 52 वीक्स लो हमें देखने को मिल सकता है इसमें। सो ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी 25 मिनट हो चुकी है और कॉन्टेस्ट भी हमें रन करना है। तो थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कि बैंक निफ्टी फॉर कमिंग वीक्स, राजीव जी का क्वेश्चन है कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में क्या लगता है। तो जैसे मैंने बताया कि बैंक निफ्टी जो है वो डेफिनेटली निफ्टी को जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा भी करेक्शन आया तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी का वो है 39,800 के करीबन। अगर ये 39,800 के करीबन का लेवल अगर होल्ड करता है तो वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। यस, थैंक यू सो मच। सो हम लोग कॉन्टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ पे हर बार की तरह मैं आपको 2 क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको जो है आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और जिसका भी आंसर फर्स्ट आएगा उसको हम लोग 500 रुपीज कैश प्राइज हम लोग देते हैं उनको। और जो 2 क्वेश्चन रहेंगे मेरे आज के, वो इसी सेशन में उसके आंसर भी मैंने ऑलरेडी बताए हैं आपके, और उसके जो आंसर है वो इसी सेशन से निकल के आएंगे। आउट ऑफ द सिलेबस मैं कुछ भी नहीं पूछने वाला हूं। सो आप लोग कितनी ध्यान से, कितनी शिद्दत से इसको सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो उसके ऊपर आपका आंसर डिपेंड करेगा। और जिसका भी आंसर फर्स्ट आएगा उसको डेफिनेटली वो प्राइज मनी हर हफ्ते हम लोग देते हैं, इस हफ्ते भी देने वाले हैं। सो मेरा जो, आप लोग रेडी हो जाइए। सो अगर आप लोग रेडी है तो फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। अगर रेडी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप लोग रेडी है, क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं। यस यस यस, ओके। सो आज का जो है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडसइंड बैंक में जो ब्रेकआउट का लेवल है, वो ब्रेकआउट का लेवल क्रॉस होने के बाद मैंने टारगेट क्या बोला है? इंडसइंड बैंक में ब्रेकआउट का लेवल क्रॉस होने के बाद मैंने टारगेट क्या बोला है? ब्रेकआउट का लेवल नहीं चाहिए, टारगेट चाहिए, टारगेट चाहिए। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है आपको। टारगेट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस करेक्ट है। सो विनर का नाम यहां पे मैं अनाउंस करता हूं। विनर का नाम यहां पे देख लेते हैं, किसकी कमेंट पहले आई है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। रॉकी जी का क्वेश्चन यहाँ से सबसे आंसर जो है वो पहले आया हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस रॉकी सर, थैंक यू सो मच। आप जो है हमारे कॉन्टेस्ट के विनर होते हो। और अब मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाला हूं, तो आप सब लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि आंसर मैं बता देता हूं। 1500 रुपए का जो लेवल है, वो जो टारगेट है इंडसइंड बैंक में, वो हमारा टारगेट रहेगा। 1250 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो 1500 का आने वाले हफ्तों में हमें टारगेट देखने को मिलेगा। एक ही हफ्ते में टारगेट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीकली चार्ट के बेस के ऊपर हम लोग ये ट्रेड को ले रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा।
सो अगर होल्ड भी करना पड़ेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि टारगेट भी 20% का है। तो अगर 1 महीना 1.5 महीना अगर होल्ड भी करना पड़े तो भी कोई टेंशन नहीं है। सो हम लोग होल्ड करेंगे 1500 के टारगेट के साथ, उसमें ट्रेड करेंगे। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं पूछ रहा हूं, आप लोग रेडी हो जाइए। सो यस पिया मैम, यहाँ पे आंसर जो है वो 1500 है, 1250 नहीं है। ओके, सो रोकी जी का आंसर यहाँ पे रॉन्ग है ऐसे कमेंट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे को तो यहाँ पे 1500 का आंसर दिख रहा है। ठीक है, इसको हम लोग रेक्टिफाई करके देखेंगे, और रेक्टिफाई करने के बाद में उसको हम लोग देख लेंगे कि किसका आंसर फर्स्ट है या लास्ट है या करेक्ट है रॉन्ग है, वो देख लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है, डेल्टा कॉर्पोरेशन का स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया है? डेल्टा कॉर्पोरेशन में स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया है? ओके, सो आंसर्स जो है वो बहुत सारे आ रहे हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक भी किसी किसी की हो रही है। तो आंसर जो है वो है 205, 205 रुपए का डेल्टा कॉर्पोरेशन में हमें स्टॉप लॉस जो है वो हमारा मेंटेन करके चलना है। और विनर का नाम हम लोग देख लेते हैं। विनर का नाम है धनश्री मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग ये कॉन्टेस्ट के विनर हो। और जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो हम लोग रेक्टिफाई करके वहां पे देख लेंगे कि विनर कौन है नहीं है। राइट, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये कॉन्टेस्ट लेने में मजा भी आता है, क्योंकि हो सकता है सबकी स्क्रीन अलग अलग है, इंटरनेट कनेक्शन अलग अलग है, कनेक्टिविटी अलग अलग है। तो हो सकता है किसी का फर्स्ट दिखे लास्ट दिखे, लेकिन हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या दिखता है वो मायने रखता है। तो हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे उसको। सो मेन पॉइंट ये है कि नेक्स्ट वीक में हो सकता है हम लोग थोड़ा सा वापस से और करेक्शन मोड में आ जाए, लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक जो मूवमेंट है वो यहाँ पे बरकरार रहेगा। और सेक्टर में और जो जिस हिसाब से स्टॉक को जो हम लोग कैरी करके आ रहे हैं उसमें हम लोग बने रहेंगे। और विद स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो हमें एग्जिट भी करना है। जैसे टाटा पावर में आज हुआ, अगर टाटा पावर में अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो वहां पे हमें एग्जिट भी करना है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा नहीं होगा कि 10 में से 10 स्टॉक्स चलेंगे, लेकिन अभी भी हम लोग 90-95% एक्यूरेसी के साथ हम लोग हमारा रिकमेंडेशंस जो रहता है और उसका जो रिजल्ट अगर देखेंगे तो 90-95 एक्यूरेसी पे हम लोग अभी चल रहे हैं। हो सकता है 5% 10% चांसेस है कि कई बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, कई बार स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा, तो ऐसा होता है। तो ये ध्यान में रखना कि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आप लोग एग्जिट कर लेना। नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से मिलेंगे फ्राइडे मार्केट आउटलुक में, वापस से देखेंगे मार्केट क्या लगता है, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज बन के आ रही है। और तब तक आप सब आपका ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।